हेलो प्यारे दोस्तों, मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके चहते यूट्यूब चैनल स्टडी विद गुरुजी में। मैं पुनः लेकर आया हूं बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो मैं चला रहा था जय प्रक्रम हाई स्कूल में, जो मैं आपको चला रहा था बहुकल्पी की श्रृंखला। उसके तहत मैं आपकी बेहतरीन तैयारी कराना चाहता हूं ताकि आप हर तरीके से अपने मुकाम तक पहुंच सकें, आप अपने लक्ष्य को अचीव कर सकें। उसी श्रृंखला में आज अगली श्रृंखला लेकर आया हूँ। यूनिट कौन है? 5, यानी जय प्रक्रम। तो जय प्रक्रम में पहला प्रश्न आपके सामने है। इन प्रश्नों के द्वारा आप कई सारे प्रश्न करने में सक्षम होंगे, इसीलिए हमने इसका नाम रखा गागर में सागर सीरीज। तो गागर में सागर सीरीज का तात्पर्य ही है एक एक प्रश्न से आप कई सारे प्रश्न कर सकें और साथ में आप इसके जो अति लघुत्तरी या लघुत्तरी हैं उनको भी बड़ी ही आसानी से आप समझ सकते हैं। बस धैर्यपूर्वक आपको इस पूरे वीडियो को देखना होगा। आइए चलते हैं। पहला ही प्रश्न है, ऊर्जा की मुद्रा है। तो ऊर्जा की मुद्रा कौन है? तो आप देखिए, सबसे पहले जीव। जीव यानी लिविंग थिंग्स। जो लिविंग थिंग्स होती हैं, उन लिविंग थिंग्स के लिए ऊर्जा की मुद्रा क्या होती है? तो ऊर्जा की मुद्रा की अगर बात की जाए तो सबसे पहले लिखा है डीएनए, आरएनए, एटीपी और क्लोरोफिल। तो आइए प्यारे बच्चों, आप देखते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया कि जो पत्ती होती है उस पत्ती में क्या होता है? एक वर्णक होता है। एक वर्णक होता है, इसी को हम कहते हैं क्लोरोफिल। और इसी क्लोरोफिल के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया यानी फोटोसिंथेसिस होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया, प्रकाश संश्लेषण क्रिया। और इसी प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण होता है। और भोजन का निर्माण होता है, भोजन किसके रूप में होता है? तो हम कहेंगे ग्लूकोज के रूप में। ग्लूकोज के रूप में भोजन होता है। जब स्टोर होता है पौधों में तो यही हो जाता है स्टार्च, जिसे हम कहते हैं मंड। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आप समझें कि जितने भी जीव होते हैं उनमें अगर पौधों की बात की जाए तो पौधे क्या करते हैं? पौधे जो हैं, पौधों की जो पत्तियाँ होती हैं उन पत्तियों में, यानी हरी जो पत्ती होती है, उन हरी पत्ती में एक वर्णक होता है क्लोरोफिल। तो पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? तो हम कहेंगे क्लोरोफिल के कारण। और इसी क्लोरोफिल में क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, यानी फोटोसिंथेसिस। और इस प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन निर्मित होता है जो ग्लूकोज के रूप में होता है। और जब यही स्टोर होता है तो वो स्टार्च के रूप में या मंड के रूप में होता है। अब मंड के रूप में होता है तो यही जो ग्लूकोज होता है, जब श्वसन होता है, श्वसन के दौरान यही ग्लूकोज टूटता है। ऐसे टूटता है C6H12O6, ये ग्लूकोज हो गया। और यही ग्लूकोज जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन जो होती है उसकी उपस्थिति में जब ये टूटता है तो क्या बनता है? 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा बनती है। ऊर्जा। अब ये ऊर्जा जो बनती है ये बनती है ATP के रूप में। कैसे बनती है? ATP के रूप में। तो इस प्रकार देखिएगा, ऊर्जा के जो सिक्के हैं, ऊर्जा ऊर्जा की जो मुद्रा है वही कहलाती है ATP, इसको हम कहते हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे क्या बन गया है, यहाँ पर आपका बन गया है ATP, यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये क्या होते हैं? ऊर्जा के सिक्के होते हैं। तो इस प्रकार आपका सी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ATP ही ऊर्जा के सिक्के होते हैं। क्लोरोफिल क्या कर रहा है? इसमें तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो रही है। आरएनए क्या है? एक प्रकार की शर्करा होती है। राइबोज न्यूक्लिक अम्ल जो कोशिका में पाया जाता है। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या ले जाता है? लक्षणों को ले जाता है, जिसे हम कहते हैं डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, क्लोरोफिल नहीं। इस प्रकार आपका सी विकल्प सही हो जाता है। आगे चलते हैं। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो ग्लाइकोलाइसिस प्यारे बच्चों अभी हमने आपको बताया एक प्रक्रिया होती है श्वसन। एक प्रक्रिया होती है श्वसन, रेस्पायरेशन। तो श्वसन में क्या होता है प्यारे बच्चों? दो प्रकार की होती है। एक होता है आक्सी श्वसन, आक्सी श्वसन, और दूसरा होता है अनाक्सी श्वसन, अनाक्षी श्वसन। आक्सी श्वसन, अनाक्षी श्वसन। तो आक्सी श्वसन जो होती है ये होती है माइटोकांड्रिया में, माइटोकांड्रिया में, ये माइटोकांड्रिया में होती है। जबकि अनाक्सी श्वसन ये होता है कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में। तो ये कोशिका द्रव्य में होता है, यानी इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी ऑक्सीजन हो चाहे ना हो। यानी हम ऐसे कह सकते हैं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, जबकि ऑक्सी श्वसन क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो माइटोकांड्रिया में होती है। और ये दोनों प्रक्रियाएं क्या है? श्वसन के ही अंग होते हैं। इस प्रकार आप देखेंगे इसमें बहुत ऊर्जा उत्पन्न होती है ऑक्सी श्वसन में, जबकि इसमें आंशिक टूटता है ग्लूकोज, इसलिए कम होती है। तो इस प्रकार देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस तो जो माइटोकांड्रिया में होती है उसे हम कहते हैं क्रेब्स चक्र, इसे क्या कहते हैं? क्रेब्स चक्र। जबकि अनाक्सी श्वसन में जो होता है कोशिका द्रव्य में, उसे हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस जो होता है ये प्रक्रिया होती है कोशिका द्रव्य में, इसे अनाक्सी श्वसन, और ऑक्सी श्वसन माइटोकांड्रिया में होती है जिसे हम क्रेब्स चक्र कहते हैं। और ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP, यानी 2 ATP, टोटल 8 बनते हैं, लेकिन शुद्ध इसमें प्रॉफिट जो होता है 2 ATP का होता है। इस प्रकार आप देखेंगे टोटल 8 बनते हैं, लेकिन 6 खर्च हो जाते हैं तो 2 ही ATP बनते हैं। कहाँ होती है? राइबोसोम में क्या होता है? ये होता है प्रोटीन का संश्लेषण, केंद्रक नियंत्रण कक्ष होता है पूरी कोशिका का। माइटोकांड्रिया में तो क्रेब्स चक्र होता है। इस प्रकार आप देखेंगे
ए ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में ही ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। आगे चलेंगे, लिखा है रंध्र का संबंध है। तो रंध्र का क्या संबंध है आप प्यारे बच्चों, देखिए रंध्र, रंध्र को हम कहते हैं स्टोमेटा, रंध्र को कहते हैं स्टोमेटा, रंध्र को कहते हैं स्टोमेटा। और ये जो रंध्र होते, जो पत्ती अभी हमने आपको बनाई थी पत्ती, उस पत्ती में बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन्हीं को हम रंध्र कहते हैं, इन्हीं को हम रंध्र कहते हैं। और इन्हीं रंध्रों के द्वारा होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आवागमन होता है। साथ में अतिरिक्त जल जो होता है, अतिरिक्त जल यानी हम कह सकते हैं जल की हानि होती है, जल की हानि होती है। और जल की हानि जो होती है वो किस रूप में होती है, वाष्प के रूप में होती है। किस रूप में होती, वाष्प के रूप में। और वाष्प के रूप में क्या होगा, उत्सर्जित होगा, उत्सर्जित होगा। इसी को हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन यानी वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा जो है जल की हानि होती है। तो आप देखिए पराशरण क्रिया यहाँ नहीं होती है, विषण क्रिया भी नहीं होती है, उपयुक्त सभी नहीं होते। जब ये दो नहीं हो रहे तो नहीं, तो हम कहेंगे वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है किसके द्वारा, रंध्र के द्वारा। और साथ में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का जो आवागमन है वो भी यहीं से होता है। ठीक है, तो देखेंगे मेन हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। इस प्रकार आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, तो क्या कह रहा है 4 नंबर प्रश्न, शुद्ध रुधिर का विभिन्न अंगों तक ले जाती है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों देखो शुद्ध रुधिर को ले जाती है। तो शुद्ध रुधिर देखा जाए, शुद्ध रुधिर की अगर बात की जाए तो यहाँ से प्यारे बच्चों क्या देखेंगे, शुद्ध रुधिर हम देख लेते हैं। तो हमारे शरीर में जो हृदय होता है, ये बंद मुट्ठी के समान इसकी संरचना होती है। और इसमें जो होता है, ये हृदय हो जाएगा, इसमें 4 कोष्ठक होते हैं, 4 कोष्ठक होते हैं। और यहाँ से निकली होती है धमनी, एक निकली होती है धमनी और दूसरी होती है सिरा। तो इस प्रकार देखेंगे धमनी हो गई, सिरा, 2 प्रकार की इसमें नलिकाएं होती हैं, या आप कह सकते हैं जो ले जाने वाली, रक्त को ले जाने वाली कुछ वाहिकाएं होती हैं, एक धमनी एक सिरा। तो सिरा में होता है हमेशा अशुद्ध रुधिर, अशुद्ध रुधिर, और धमनी में होता है शुद्ध रुधिर, शुद्ध रुधिर। तो यानी अगर देखा जाए तो ये इसमें देखा जाए अगर, तो आप देखेंगे यहाँ पर हो जाएगा मान लिया बायां अंग, बायां, और ये हो जाए दायां, ये दायां हो जाए। सपोज दैट ये बायां है, ये दायां है। तो बाएं साइड में हमेशा क्या होता है, शुद्ध रुधिर होता है, शुद्ध रुधिर होता है। और दाएं साइड में क्या होता है, अशुद्ध रुधिर होता है, अशुद्ध रुधिर होता है। तो इसमें देखा जाए तो जो ले जाती हैं, जो नलिकाएं रुधिर को विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं, या हम कह सकते हैं ऊतकों तक ले जाती हैं, तो विभिन्न अंगों या ऊतकों तक जो ले जाती हैं उन्हीं को हम नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, उन्हीं को हम नाम दे देते हैं धमनी, उन्हीं को हम नाम दे देते हैं धमनी, उन्हीं को नाम देते हैं धमनी। यानी ये हो गई धमनी। और धमनी जब यहाँ से जुड़ी है तो आप देख रहे हैं क्या होगा, शुद्ध रुधिर ही प्रवाहित होगा, शुद्ध रुधिर। और यहाँ पर हो जाएगा श्वसन, और श्वसन जब हो जाएगा तो बताइए क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन का यूज होगा और निकलेगी क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर जो होता है ये यहाँ से फिर चला जाएगा, ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा कहाँ पर, ये जाएगा आलिंद में, और कहाँ पर, दाएं साइड में। और जब दाएं आलिंद में जाएगा तो ये कौन ले जाती हैं, ये ले जाती हैं सिराएं। और यहाँ से होता हुआ रुधिर, रुधिर कहाँ पहुँचेगा, यहाँ से होता हुआ रुधिर पहुँचेगा, रुधिर पहुँचेगा फेफड़े तक। कहाँ पहुँचेगा, फेफड़े तक। मान लिया ये फेफड़े हैं, फेफड़े तक, तो फेफड़े में शुद्ध हो जाएगा क्योंकि फेफड़े में मिल जाए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मिल जाएगी। तो इस प्रकार आप देखिए ले जाने का काम कौन करती है, धमनी, ले जाने का काम कौन करती है, धमनी, ये भी धमनी, ये भी धमनी। तो यानी निलय, ले जाने का काम धमनी करती हैं। इस प्रकार फेफड़े तक पहुंचा, फेफड़े में रुधिर शुद्ध हो जाएगा, और शुद्ध होकर फिर कहाँ आ जाएगा, फिर आ जाएगा बाएं आलिंद में, क्योंकि ये ऊपर वाला ये आलिंद होता है और ये भी आलिंद होता है। ये कहलाएगा दायालिंद, ये बायालिंद, और ये कहलाएगा दायां निलय, ये कहलाएगा बायां निलय। तो इस प्रकार आप देखिए यहाँ से क्या समझे, सबसे पहले 4 कोष्ठक हो गए, ऊपर वाला भाग आलिंद, नीचे वाला निलय, ये हो गया बायालिंद, ये हो गया दायां आलिंद, ये हो गया बायां निलय, ये हो गया दायां निलय। इसमें बह रहा है शुद्ध रुधिर, इधर बह रहा है अशुद्ध रुधिर। धमनी शुद्ध रुधिर ले जाएंगी, ऊतक के अंगों तक पहुंचेगा, श्वसन होगी ऑक्सीजन के द्वारा, और ऊर्जा बन जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड जो बनेगी वो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो अशुद्ध रुधिर होगा, उस अशुद्ध रुधिर को फिर से हृदय में पहुंचा दिया जाएगा आलिंद में, आलिंद से निलय, ये धमनी क्या करेगी, इसको फेफड़े तक पहुंचा देगी। और फेफड़े में क्या होगा, ऑक्सीजन आएगी शुद्ध, वो ऑक्सीजन इस रुधिर में मिल जाएगी, और फिर ये जो सिराएं हैं ये फिर लेकर आएंगे आलिंद में, इस प्रकार निलय से फिर ऐसे निकलेगा। इस तरह पूरी प्रोसेस इसमें चलती रहती है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं क्या होगा, शुद्ध रुधिर कौन ले जाती है, तो हम देख रहे हैं शुद्ध रुधिर धमनी ले जाती है, लेकिन ये धमनी भी तो लिए जा रही है, लेकिन ये तो फेफड़े से जुड़ी है, तो इसे हम कहते हैं फुफ्फुस,
इसका नाम है फुफ्फुस धमनी, यानी पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी जो होती है वो अशुद्ध रुधिर ले जाती है, यही धमनी जो है अशुद्ध रुधिर ले जाती है, बाकी पूरी धमनी महाधमनी जो होती है वो शुद्ध रुधिर ले जाती है। और ये सिरा जो होती है हमेशा अशुद्ध रुधिर ही ले जाती है। देखो ये सिरा जा रही है, क्या है, ये सिरा जो है अशुद्ध रुधिर ले जाती है, लेकिन जो फेफड़े से जुड़ी होगी उसी को हम कहेंगे फुफ्फुस सिरा। और फुफ्फुस सिरा जो होती है वो हमेशा शुद्ध रुधिर ले जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार आप देखेंगे ये आपका हो जाता है प्रोसेस। तो आप देखेंगे धमनी, हमेशा धमनी शुद्ध रुधिर ले जाती है, सिरा अशुद्ध रुधिर ले जाती है, महासिरा भी अशुद्ध ले जाती है, दायां आलिंद में हमेशा शुद्ध रुधिर ले जाने का काम नहीं करती, तो धमनी आपका सही विकल्प हो जाएगा। आगे चलते, मानव हृदय में संख्या कितनी होती है वेशम की, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। मानव हृदय में वेशम कितने होते हैं, तो 3 नहीं होते हैं, 2 भी नहीं होते, 1 नहीं, टोटल होते कितने हैं, 4। अभी तो हमने बताया 2 आलिंद हो गए, 2 निलय हो गए, 2 आलिंद 2 निलय हो गए। फिर आगे कह रहा है, क्या कह रहा है, पल्मोनरी शिरा रुधिर ले जाती है, पल्मोनरी शिरा रुधिर ले जाती है। तो ये देखो पल्मोनरी यानी फुफ्फुस है, यही आपकी फुफ्फुस सिरा है, यानी पल्मोनरी जो फेफड़े से जुड़ी होती है उसी को हम पल्मोनरी या फुफ्फुस सिरा कहते हैं। और ये सिरा हमेशा कैसा रुधिर ले जाती है, शुद्ध रुधिर ले जाती है, जबकि पल्मोनरी धमनी कैसा ले जाती है, अशुद्ध रुधिर ले जाती है। तो इस प्रकार देखेंगे जितनी भी सिराएं हैं सब अशुद्ध रुधिर ले जाती हैं, लेकिन पल्मोनरी जो सिरा है वो शुद्ध रुधिर ले जाती है। सभी धमनियों में कैसा शुद्ध रुधिर बहता है, लेकिन पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रुधिर बहता है। तो इस प्रकार आप देखेंगे पल्मोनरी शिरा कौन सा रुधिर ले जाएगी, शुद्ध रुधिर, यही आपका विकल्प सही हो जाएगा। अशुद्ध गलत है, दोनों गलत है, ये भी गलत है। इस प्रकार आप देखेंगे प्यारे बच्चों ये 6 प्रश्न। तो प्यारे बच्चों हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप देखेंगे अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7, विभिन्न अंगों से अशुद्ध रुधिर हृदय तक ले जाती हैं। तो अभी हमने बताया था अशुद्ध रुधिर ले जाने का काम, अशुद्ध रुधिर ले जाने का कार्य कौन करती हैं, हमेशा करती हैं सिराएं। तो यहाँ से अगर सिराओं की परिभाषा देखें तो हम कहेंगे सिराएं वे होती हैं जो हृदय की ओर रुधिर ले जाती हैं, यानी विभिन्न अंगों से हृदय की ओर, विभिन्न अंगों से किधर ले जाएंगी, हृदय की ओर, यानी विभिन्न अंगों से हृदय की ओर जो ले जाती हैं वही क्या कहलाती हैं, सिराएं। और जो हृदय से अंगों की ओर ले जाती हैं वही कहलाती हैं धमनी। तो हमेशा हमने यही बताया है कि सिराओं में अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है, धमनी में कैसा होता है, शुद्ध रुधिर होता है। तो इसमें क्या विभिन्न अशुद्ध रुधिर ले जाती है तो धमनी तो नहीं ले जाएंगे और महाधमनी भी नहीं ले जाएगी। पल्मोनरी सिरा जो इसमें तो शुद्ध रुधिर बहता है, ये आपकी सिरा जो है, सिराएं हमेशा कहाँ ले जाती हैं, अशुद्ध रुधिर को ले जाती हैं। इस प्रकार देखेंगे आगे हो जाए नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन किस तंत्र से जुड़ा है। तो अगर नेफ्रॉन की बात करें तो हमारे शरीर में पाई जाते हैं कुछ किडनी, एक जोड़ी किडनी पाई जाती हैं, ये किडनी हो गई, इसके ऊपर अधिवृक्क ग्रंथि होती है, यहाँ से क्या होती है, ये नली हो गई, यहाँ से क्या होता है, मूत्रवाहिनियाँ निकली होती है, मूत्राशय होता है। तो ये हो गए आपके गुर्दा, या इसी को हम कहते हैं किडनी, या इसी को कहते हैं वृक्क, इतने सारे नाम हो जाते हैं। तो इस प्रकार आप नाम देखेंगे। तो यहाँ से इसमें क्या होता है, इसमें आंतरिक संरचना में अगर जाएंगे, आंतरिक संरचना में जाएंगे तो इसमें बहुत सारी नलिकाएं लगी होती हैं, ये ऐसे ये नलिकाएं लगी होती, इन्हीं नलिकाओं को अगर फिगर बनाया जाए तो ये जो होती है, ये एक इसकी नलिका अगर निकाली जाए तो ये कहलाती है वृक्क नलिका, और इसी को कहते हैं अंग्रेजी में नेफ्रॉन। क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। तो वृक्क नलिका, ये वृक्क नलिका क्या होती है, वृक्क नलिकाएं होती हैं किसमें होती है, किडनी में। तो किडनी में होती, किडनी किससे काम करती है, ये होती है उत्सर्जन का काम, उत्सर्जन का कार्य करती है। ये होता है मूत्राशय, ये मूत्राशय हो जाएगा। यहाँ पर ये नलिका हो जाती है, इसे मूत्र नली कहते हैं, मूत्र नली। और ये किडनी हो जाती है, यहाँ पर क्या जुड़ी होती है, अधिवृक्क ग्रंथि, तो इस प्रकार देखेंगे ये किससे जुड़ी होती है, उत्सर्जन तंत्र से जुड़ी होती है। तो आपका नेफ्रॉन किस तंत्र से जुड़ा है, तो हम कहेंगे उत्सर्जन से, यही आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। श्वसन नहीं होगा, परिवहन नहीं होगा, पाचन नहीं होगा। पत्तियों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कैसे होता है, तो पत्तियों में खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण की अगर बात की जाए तो आइए चलते हैं देखते हैं। मान लिया ये आपका तना है, और इस तने में जो होता है ये पित्त हो जाएगा, और इससे जुड़ी हुई
इससे जुड़ी हुई ये जुड़े होते हैं जाइलम। ये पूरे पौधे में होते हैं, इसी तरह इसी चारों तरफ होते हैं। और इसके बीच बीच में क्या होता है, इसके बीच बीच में होते हैं फ्लोएम। यहाँ पर क्या होते हैं, फ्लोएम। तो ये आपके हो जाते हैं फ्लोएम होते हैं। तो ये जो फ्लोएम वाला भाग होता है ये हमेशा खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करते हैं, खाद्य पदार्थों का, ये खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करते हैं। ये क्या है, ये है तना, तने की अनुलंब काट, अनुदैर्ध्य। तो ये तना है, मान लिया ये सपोज दैट तना था कोई, और इस तने को जब कट करेंगे तो इसमें जो भाग दिखाई देंगे यही होता है, ये तने की काट हो गई। तो इसमें देखेंगे ये जो जाइलम होते हैं, फ्लोएम होते हैं, इन्हें हम संवहन ऊतक कहते हैं पौधों में। तो जाइलम क्या ले जाता है, ये जल ले जाता है, और प्लस क्या ले जाता है, खनिज ले जाते हैं, जल और खनिज जाइलम। फ्लोएम क्या ले जाते हैं, खाद्य पदार्थ। तो पत्तियों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण जाइलम नहीं करेगा, कैम्बियम भी नहीं करेगा, रंध्र भी नहीं करेगा, तो कौन हो जाएगा, फ्लोएम। इसी प्रकार अगले प्रश्न को चलिए, तो जल खनिज लवणों का पौधों में प्रवहन कौन करता है, तो जल खनिज का अभी तो हम बता रहे हैं जाइलम। तो इस प्रकार आपका जाइलम ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, फ्लोएम नहीं होगा, रंध्र नहीं होगा, कैम्बियम नहीं होगा। इस प्रकार आप देखेंगे प्यारे बच्चों, ये आपके 10 प्रश्न हो जाते हैं, और ये आपकी जो एग्जाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप यहाँ तक देखिए, विजिट करिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और लाइक कमेंट जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।